दोस्तों थोरियम रिएक्टर एनर्जी हासिल करने का एक ऐसा जरिया है जो बाकी सारे सोर्सेज को पीछे छोड़ गया है। बहुत से मुल्कों में एनर्जी की जरूरत इतनी बढ़ गई है कि फॉसिल फ्यूल यानी कोयला, पेट्रोल और गैस और फ्यूजन रिएक्टर से पूरी नहीं हो रही है। लिहाजा अब के दौर में थोरियम रिएक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। टॉप टीवी की वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि थोरियम रिएक्टर किस तरह काम करता है। ये देखने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आजकल के जमाने में किसी भी मुल्क की मईशत एनर्जी पर डिपेंड करती है। जो मुल्क ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसकी मईशत इतनी ही ज्यादा मजबूत है। लिहाजा तमाम दुनिया इस कोशिश में लगी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे, लेकिन पावर प्रोडक्शन की इन सर्विसेज से दुनिया का बहुत नुकसान होता है। मिसाल के तौर पर पोल्यूशन इस वक्त दुनिया के लिए एक बड़ा मसला बन चुकी है और बिजली बनाने से भी पोल्यूशन बढ़ती है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली फॉसिल फ्यूल के जरिए बनाई जा रही है। इसीलिए अब एक ऐसा तरीका इंट्रोड्यूस किया गया है जिसकी वजह से जमीन के माहौल को कोई नुकसान नहीं होगा। ये तरीका है थोरियम रिएक्टर। दोस्तों पहले समझते हैं कि थोरियम क्या होता है। थोरियम एक एलिमेंट है जिसे 1828 में स्वीडन के केमिस्ट जोन्स जैकब बोशिलियस ने दरियाफ्त किया था। उसका नाम यूनानियों के देवता थोर के नाम पर रखा गया है। थोड़ा सा रेडियो एक्टिव ये एलिमेंट सारी दुनिया के पत्थरों और पहाड़ों में पाया जाता है, जबकि इंडिया और स्टेट ऑफ आइडाहो में इसकी एक बहुत बड़ी मिकदार मौजूद है। दोस्तों थोरियम का एक ही बड़ा आइसोटोप थोरियम 233 इस वक्त दुनिया में मौजूद है। ये आइसोटोप लेड के आइसोटोप के साथ डिके करता है, लेकिन जो चीज थोरियम 232 को ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो इसका थोरियम 233 बनाना है। थोरियम 232 आसपास से गुजरने वाले प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करता है और थोरियम 233 बन जाता है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 233 हो जाता है। अब ये नया आइसोटोप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, लिहाजा इसे प्रोटेक्टिनियम 233 कहा जाता है, जिसकी हाफ लाइफ 27 दिन होती है। ये कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 233 में, जिससे न्यूक्लियर रिएक्शन किया जाता है। दोस्तों थोरियम से बनने वाले रिएक्शन में कूलिंग के लिए पानी की भी जरूरत नहीं होती। इसमें जब लिक्विड थोरियम इस्तेमाल किया जाता है तो ये आम रिएक्शन से ज्यादा महफूज बन जाता है। थोरियम जल्दी कूलिंग करता है और सॉलिडिफाइड रिएक्टर में जल्दी कंज्यूम हो जाता है। ये आम रिएक्शन के मुकाबले में कम रेडिएशंस रिलीज करता है। थोरियम रिएक्टर में फ्यूल रोड के बजाय मोल्टन साल्ट रिएक्टर में थोरियम डिसॉल्व होकर लिक्विड फ्लोराइड साल्ट में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद इसे रिएक्शन चैम्बर में भेजा जाता है जिसका टेम्परेचर 1112 फ़ारेनहाइट होता है। फिर जब थोरियम पर बहुत ज्यादा एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स की बारिश की जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 233 में, जो अलग होकर बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से मजीद प्रोटॉन्स अलग होते हैं जो मजीद एनर्जी रिलीज करते हैं। दोस्तों जब ये रिएक्शन शुरू हो जाता है तो एक चेन की तरह चलता रहता है, एक के बाद दूसरा और दूसरे से तीसरा एटम से रिएक्शन आगे बढ़ता जाता है। यूरेनियम के एटम थोरियम साल्ट के चैम्बर में एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देते हैं, फिर उन्हें एक और चैम्बर में भेजा जाता है जहां पर उनसे एक्स्ट्रा एनर्जी निकाल ली जाती है, जिससे बिजली बनती है। यूरेनियम 235 की हाफ लाइफ 10,000 साल होती है, यानी ये 10,000 साल तक रेडिएशन रिलीज करता रहता है, जबकि थोरियम के वेस्ट की हाफ लाइफ सिर्फ 500 साल होती है। लिहाजा इसे ठिकाने लगाना आसान है। इसके अलावा इसे दोबारा से रिसाइकल भी किया जा सकता है, जिसकी वजह से सोर्सेज की बचत भी होगी और पोल्यूशन भी कम फैलेगी। इन सारी चीजों को देखते हुए चाइना के साइंटिस्ट पहला थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने जा रहे हैं, जिसकी लोकेशन चाइना के सहराई शहर वुवेल से दूर सिलेक्ट की गई है। चूंकि इसे कूलिंग के लिए पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसे सहरा में भी बनाया जा सकता है। चाइना के सदर के मुताबिक 2060 तक चाइना कार्बन बैलेंस हासिल कर लेगा। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने वाला मुल्क भी चाइना ही है। अलबत्ता थोरियम रिएक्टर की वजह से दुनिया में अब पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। अगर बात की जाए एनर्जी के दूसरे सोर्सेज की तो ये बहुत से मसाइल खड़े करते हैं। 2019 के डेटा के मुताबिक पूरी दुनिया की पावर प्रोडक्शन के 3 में से 2 हिस्से तेल और कोयले के जरिए बने थे और 10% एनर्जी फ्यूजन रिएक्शन के जरिए हासिल की गई थी। दोस्तों जब इतनी बड़ी अमाउंट में फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं तो इनसे बेतहाशा मसाइल सामने आते हैं। सबसे पहले तो उनकी वजह से हवा में पोल्यूशन ज्यादा होती है। फॉसिल फ्यूल्स जमीन से निकालने के लिए ड्रिलिंग करनी पड़ती है और एक बहुत बड़ा सेट बनाना पड़ता है।
जिस पर बेतहाशा खर्चा भी आता है और ऑयल, गैस या कोयले को निकालने की वजह से जमीन में मौजूद पानी के रिजर्व्स भी खराब होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस्तेमाल के बाद इन फॉसिल फ्यूल्स के बचे हुए वेस्ट को ठिकाने लगाना काफी मुश्किल होता है। इनका धुआं आलूदगी बढ़ाता है और कोयले का बचा हुआ वेस्ट पानी में डाल दिया जाता है, जो पानी को खराब करता है। समंदर में डालने की सूरत में समंदर का इकोसिस्टम खराब होता है और जमीन में डंप करने की सूरत में ये जमीन की फर्टिलिटी को खराब करता है। फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाकर जमीन के टेम्परेचर में इजाफे का बायस बनती है। ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, दरियाओं और समुद्रों के पास बसने वाले इलाके खतरे में आते जा रहे हैं। इन सब फैक्टर्स के बढ़ाने में सबसे बड़ा किरदार ही फॉसिल फ्यूल्स का है। सिर्फ अमेरिका में हर रोज 12 मिलियन लोग फॉसिल फ्यूल की वजह से सांस की एलर्जी में मुब्तला होते हैं। हवा में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड जैसी बीमारियों को जन्म दे रही है। पूरी दुनिया का टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ता जा रहा है, जो इंसानियत को खतरे में डाल रहे हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर्स का अपना नुकसान है। फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर में 2011 में धमाका हुआ था। उसने जापान को एक बहुत खतरनाक सुनामी में मुब्तला कर दिया था। इसके अलावा आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा ज़लज़ले आए थे, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा पावरफुल था और बेकाबू होने के बाद लोगों को शदीद नुकसान पहुंचा था। इसके बाद इससे निकलने वाली रेडिएशंस ने अलहदा से लोगों को नुकसान पहुंचाया। बस एक जरा सी गलती पर फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शन इंसानों को तबाही के दहाने पर ला सकता है। इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर से बचने वाला वेस्ट सैकड़ों सालों तक रेडिएशन रिलीज करता रहता है, जिसे ठिकाने लगाना भी एक बहुत बड़ा मसला है। दोस्तों, एक और बहुत बड़ा मसला यह है कि अभी तक न्यूक्लियर वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए एक भी सही जगह इंसानों के पास नहीं है। जमीन के ऊपर तो उन्हें किसी सूरत स्टोर नहीं किया जा सकता, लिहाजा जमीन के नीचे न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर करने के लिए स्टोरेज बनाने पड़ते हैं, जो इंतहाई महंगे पड़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ काम करने वालों को तो कैंसर का खतरा होता है, लेकिन जो लोग रिएक्टर के आसपास रहते हैं उन्हें और बहुत सी बीमारियों से भी गुजरना पड़ता है, जैसे कि चाइल्डहुड कैंसर। न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसी जगहों पर बनाने पड़ते हैं जहां दरिया या कोई नहर नजदीक हो, क्योंकि रिएक्टर को ठंडक के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। और मसला यह है कि जमीन पर ऐसी जगह बहुत ही कम है जहां कोई दरिया या नहर भी मौजूद हो। रिएक्टर के लिए जमीन भी स्टेबल हो और सैलाब या ज़लज़ले का खतरा भी ना हो, लेकिन अगर इस तरह की कोई जगह मिल भी जाए तो तब भी रिएक्टर की वजह से गुजरने वाली नहर का पानी आलूदा हो जाता है। दोस्तों, इन सारे मसाइल को देखकर यही समझ में आता है कि एनर्जी के नए सोर्सेज तलाश किया जाए, जैसे कि थोरियम रिएक्टर। ये थी दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।